मैम आवाज नहीं आ रहा आपका। A very good morning to Dr. Rashmi Singh ma'am, Head, Botany Department, Kane Government PG College, Dr. Ravi sir, and Dr. Geeta ma'am, and all my dear students who have joined in MSc 4th class, Department of Botany, Kane Government PG College, and Government Degree College, Chunar. I can see that 21 participants have joined in the session. Today, that is on 24th of May, we are in the fifth day of the certificate course for our MSc 4th SEM students on plant molecular biology. And today, we will be listening to Dr. Ravi Kumar Yadav, sir. Yesterday also we were listening to him. And today again, he is our resource person. And the topic that he's going to deal with today will be regulation of gene regulation in prokaryotes and eukaryotes. So, with the permission of our head ma'am and faculty members, I would like to invite Dr. Ravi sir. Sir, we invite you to come on the center stage and so that we can start this session. Dr. Ravi sir, थैंक यू are you मैम। good to go? यस यस। Okay, sir. So we can गुड start. ठीक है मॉर्निंग Thank सर। you. गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर मैम शुरू करते हैं ना। एक बार सब लोग कंफर्म कर दीजिए पीपीटी दिख रही है कि नहीं ना। तब करते हैं। पीपीटी दिख रही है। यस सर। सर अभी फुल स्क्रीन पे नहीं है। अब हाँ सर, फुल स्क्रीन पे आ गई। यस सर। ठीक है ना मैम, फिर दिख रहा है। जी सर, जी सर, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन आपकी दिख रही है, आवाज भी आ रही है। जी, जा रही है। तो हमारा आज का जो लेक्चर का टॉपिक है उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शन। तो इसके पहले हमने जो कल पढ़ा था उसके बाद का ही प्रोसेस है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि उससे लिंक है ये प्रोसेस, क्योंकि इसके बिना आगे आपका जो प्रोटीन बनेगा वो बहुत, अगर इस लेवल पर रेगुलेशन ना हुआ तो फिर वो ठीक ठाक नहीं बनेगा। तो हम लोग आज के टॉपिक में यही देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमको प्रोटीन चाहिए वो बनेगा ना, या उसका रेगुलेशन कैसे हो सकता है, किस स्टेप पे हो सकता है, कहाँ पर हो सकता है। तो हम लोग इस चीज को आज देखेंगे ना। तो फिर वही कल वाली बात ही रिपीट करना है कि रेप्लिकेशन तो हो चुका है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं डीएनए से डीएनए का बनना। कल हमने जो देखा था उसमें ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में देखा था। तो कल की कुछ चीजें आप लोग अगर याद रखे होंगे, जिसमें प्रमोटर था, ऑपरेटर था ना, रेगुलेटर था, तो उस तरह की चीजें अगर आप आज याद रखे होंगे तो ज्यादा काम करेगा, आप लोग जल्दी समझ जाएंगे। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से बना आपका आरएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो फिर वही डीएनए बन जाएगा आरएनए से। फिर आपको जो प्रोटीन ये बन रही है, ये आपको एक्यूरेट प्रोटीन चाहिए, जिससे आप मतलब फंक्शनल प्रोटीन आपको जरूरत पड़ती है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये कल का प्रोसेस था जिसमें इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि कल आप लोगों ने देखा है, फिर भी एक बार हम रिकैप कर देते हैं पुराना वाला कल वाला। इसमें आपका था कि पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रमोटर से, फिर इसके बाद क्लोज कॉम्प्लेक्स बना था जहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल बना था, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज था, डीएनए था, और आरएनए जो नया तुरंत बना था वो थोड़ा सा उसका पार्ट था। तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल बबल बना था। उसके बाद ओपन कॉम्प्लेक्स हुआ, डीएनए का जो है हेलिक्स खुलेगा, फिर इनिशिएशन होगा, फिर इलोंगेशन होगा, फिर टर्मिनेशन होगा। ठीक है। तो ये कल वाला ओवरव्यू था, तो हम लोग इतना कल पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग आगे देखते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन है क्या? हम्म। जीन एक्सप्रेशन ये है कि एक्सप्रेस ऑफ जीन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट। क्योंकि जीन जिससे बनना है, मान लीजिए डीएनए पे है तो उससे आरएनए बनता है। क्योंकि आरएनए में क्या होता है, डीएनए की जो भाषा होती है लगभग लगभग आरएनए की भी वही भाषा होती है ना, जिसे आप लोग अनुलेखन बोलते हैं। तो वो ट्रांसक्रिप्शन हुआ क्योंकि वहां पर कोड है AUGC और ATGC ये जो होते हैं। इसके बाद लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा जिसे अनुवाद कर देगा ना, वो आरएनए को क्या करेगा, प्रोटीन की भाषा में कन्वर्ट करेगा। तो किस लेवल पे क्या होना है एक्सप्रेशन में, आपको यही जानना है कि आरएनए बन रहा है और प्रोटीन बन रहा है।
क्योंकि डीएनए में जो कोड है वो तो उसके मुझे स्पेसिफिक क्यों आरएनए मार बना, देना। फिर उसके स्पेसिफिक ही वो प्रोटीन बनेगी। ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या है जीन एक्सप्रेशन की, नेसेसिटी ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, इसकी जरूरत क्या है? तो जाहिर सी बात है किसी भी सेल का, जो आपका अगर ह्यूमन बॉडी ले लें या प्लांट बॉडी ले लें या प्लांट ले लें कोई भी, तो उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ना, बहुत जरूरी है प्रोडक्शन ऑफ जीन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में क्या जरूरत है, किस तरह से जो है जरूरत है, उस हिसाब से ये जीन एक्सप्रेस होगा, तो उस हिसाब से काम होगा आगे का। ठीक। द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग ह्यूमन सेल के बारे में थोड़ा डिस्कशन लिखे हैं। ईच सेल इन ह्यूमन कंटेन ऑल द जेनेटिक मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन। तो ठीक है, सम ऑफ जीन विल बी नीड टू बी एक्सप्रेस ऑल टाइम, तो कुछ जीन की हमें जरूरत होती है कि वो हमेशा एक्सप्रेस होते रहें, लेकिन कुछ का क्या होता है कि कंट्रोल वे में हो ना, जब जरूरत हो तो वो ऑन रहें या ऑफ हो जाएं। उसके बाद क्या है, दीज आर द जीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन ए वाइटल बायोकेमिकल प्रोसेस सच एज रिस्पायरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि रेस्पिरेशन हमेशा चलता रहता है, तो वहाँ का जीन क्या होना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अदर जीन्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड ऑल टाइम, तो इसके पहले हमने देखा कि जैसे ग्लाइकोलिसिस में चल रही है तो वो हमेशा चलना चाहिए, या रिस्पिरेशन के प्रोसेस से हमेशा चलना चाहिए, वहाँ पे क्या होगा, जीन हमेशा एक्सप्रेस होना चाहिए ना, एक्टिव होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरा प्रोसेस हम देखें तो अदर जीन्स आर नॉट एक्सप्रेस ऑल टाइम, दे आर स्विच ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ एट नीड, जब जरूरत हो तब ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा। नीड फॉर प्रोकैरियोटिक जी रेगुलेशन, तो रिसोर्स के ऑप्टिमाइजेशन के लिए ना, तो कैसे, अगर मान लीजिए आपका, क्योंकि हम यहाँ प्रोकैरियोट का देख रहे हैं, तो क्या होता है उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। मान लीजिए अगर वो कहीं ग्रो कर रहे हैं या कहीं पे वो हैं, तो उनके पास लिमिटेड है, तो अगर उनकी जीन ज़्यादा मात्रा में एक्सप्रेस हुई या ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का यूज करेगी, सॉरी, प्रोटीन बनी या प्रोडक्ट का यूज कर रही है, तो वो कंट्रोल वे में होना चाहिए ना। Prokaryotes had limited resource, so regulation gene expression allow them to produce only the proteins needed at the given time. This conserve energy and prevent the wasteful production of unnecessary protein. तो ये हो गया आपका रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। फिर क्या है, रैपिड एडाप्टेशन। अब क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स नीड टू अडाप्ट क्विकली टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इसमें भी क्या होगा, जो जीन होंगे स्पेशल सिग्नल के आधार पे उनका प्रोटीन बनेगा और वो अडाप्ट कर सकते हैं। और मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस, क्या होगा उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा वह भी जीन रेगुलेशन के द्वारा भी कंट्रोल होता है कि उनका स्टेबल रहे पानी। ठीक। बाई कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन्वायरमेंट मेटाबॉलिक पाथवे, जो उनमें मेटाबॉलिक पाथवे चलते हैं, सेलुलर सिग्नलिंग और अदर एसेंशियल प्रोसेस, प्रोकैरियोट इंश्योर देयर सर्वाइवल एंड फंक्शन। तो मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस इसमें भी इसका रोल है। क्यों क्यों जरूरत है जीन रेगुलेशन की, तो आपने तीन ये देखा, अभी दो और आगे होंगे। रिस्पॉन्डिंग टू द इन्वायरमेंटल क्यूज, तो इन्वायरमेंट के जो संकेत आते हैं, क्यूज में संकेत होता है ना, तो इन्वायरमेंटल का जो रिस्पॉन्स होगा उसके हिसाब से, मान लीजिए हीट बढ़ गई, टॉक्सिन बढ़ गया कोई चीज, या वाटर बढ़ गया, तो उस हिसाब से क्या होगा, उसके से उस तरह की प्रोटीन बनेगी, फिर उसका रिस्पॉन्स देगा। कंट्रोलिंग ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, द प्राइमरी मेथड ऑफ जी रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स is at the transcriptional level, meaning they control which genes are transcribed into RNA। तो ये आपके चार पांच काम हो गए, इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि लिखिएगा एग्जाम में तो थोड़ा सा बढ़िया रहता है ना। अब ये तो देख लिया कि किस लिए रेगुलेशन हो रहा है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि किस किस लेवल पे होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जहां से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल से हम लोग यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे देखेंगे, पहले तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल है, फिर डिस्क्रिप्शन बारे में उसका एग्जाम्पल लिखा है, तो आप लोग बहुत बेसिक इसको समझ लीजिएगा। तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे आप क्या देखेंगे, तो एक आप देखेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, उसके बाद देखेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के समय और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन होगा उसके बाद वाला। तो ये दो चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशनल और पोस्ट ट्रांसलेशन। तो आपको
ये देखना पड़ेगा कि इसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि जो जहां पर रेगुलेशन होना है या जहां पर रेगुलेट हो रहा है जीन, तो उसी प्रोडक्ट में होगा ना। तो ट्रांसक्रिप्शन वाला है तो कहाँ होगा? एमआरएनए के आसपास। ठीक। पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शनल क्या होगा कि आरएनए के बाद तक का भी थोड़ा बहुत। लेकिन जैसे ही ट्रांसलेशन आएगा वहां पे क्या होगा? उसके बाद जब प्रोटीन का बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल है तो रेगुलेट विच जीन्स आर ट्रांसक्राइब, एसेस टू प्रमोटर, एक्टिवेटर, रिप्रेसर, प्रोटीन मिथाइलेशन। तो इस तरह की चीजें आपने कल देखा भी था कि प्रमोटर लेवल पे कैसे हो सकता है, एक्टिवेटर है, रिप्रेसर क्या करेगा, प्रोटीन्स क्या करेंगी, और मिथाइलेशन हो गया तो क्या होगा। फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल्स द अवेलेबिलिटी ऑफ एमआरएनए टू द राइबोसोम। तो राइबोसोम क्योंकि आगे क्या होगा, ट्रांसलेशन शुरू होगा, तो एमआरएनए क्योंकि राइबोसोम आके बाइंड करता है ना, तभी तो प्रोटीन बनेगा। तो वहाँ यहाँ भी कंट्रोलिंग होगी। यहाँ पे क्या देखेंगे, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, मास्किंग, प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। ट्रांसलेशनल लेवल पे क्या देखेंगे, कंट्रोल हाउ फास्ट एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड टू प्रोटीन, वेरिएशन ऑफ द पॉली। पोस्ट ट्रांसलेशन में क्या है, कंट्रोल व्हेन द हाउ लॉन्ग प्रोटीन विल बी फंक्शनल। तो कितना बड़ा अमाउंट या कितनी लंबी चेन जो होगी हमारी वो फंक्शनल होगी, क्योंकि फोल्डिंग भी होना है इसके आगे। तो कितनी लंबी चेन होगी, कितनी जरूरत है, उस हिसाब से यहाँ पर भी रेगुलेशन हो सकता है। प्रोसेसिंग यूजली केमिकल मॉडिफिकेशन टैग्ड फॉर डिग्रेडेशन, प्रोटीन डिग्रेडेशन वगैरह होता है यहाँ पर। तो ये आप देखेंगे ना किस लेवल पर कंट्रोल हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो प्रोकारियोटिक में हम लोग देख रहे हैं रेगुलेशन ऑफ प्रोकारियोटिक जीन एक्सप्रेशन। तो आपको एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्राइमरी साइट ऑफ रेगुलेशन। ठीक। अगर आपने यहीं से रेगुलेट कर दिया तो आपका स्पेसिफिक बनना ही बनना है। तो यहाँ पे आप जो पुरानी चीजें थी उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, लिंक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे 7 7 प्रोसेस आप देखेंगे साझा। तो सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, जिसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए, फिर एमआरएनए डिग्रेडेशन, फिर प्रोटीन सिंथेसिस, फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन टारगेटिंग एंड ट्रांसपोर्ट, और प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था वही चीज है यहाँ पे आपका। ये डीएनए जिसपे जीन हो, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना। कल हम बताए थे कि जहां से स्टार्ट और स्टॉप हुआ उसके बीच को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है। फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होगी। यहाँ से अगर मेच्योर एमआरएनए बन जाएगा बाकी और हट जाएंगे या डिग्रेड हो जाएगा। फिर ट्रांसलेशन हुआ, इनएक्टिव प्रोटीन बना। फिर कुछ चेंज आएगा तो क्या होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग होगी, फिर मॉडिफाइड प्रोटीन। अब देखिए फोल्डिंग अच्छे से हो गई, और मॉडिफाइड प्रोटीन क्या हो गई आपकी, एक्टिव हो जाएगी। फिर प्रोटीन टारगेटिंग एंड ट्रांसपोर्ट, तो जहां उनका काम होगा उस हिसाब से जाके अपने काम करेंगे। तो इस तरह की चीजें देखो लिंक हैं। तो मेन आपका शुरू होता है ट्रांसक्रिप्शन के लेवल से। तो एक आप टर्म सुनेंगे पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक। तो पॉली में से आप याद रखिएगा कि वो मिलता है आपका प्रोकैरियोट में। तो एक याद रखेंगे दूसरा अपने आप याद रहेगा। तो पहले हम लोग समझें सिस्ट्रॉन है क्या। सिस्ट्रॉन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड, मतलब ऐसा कोड जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, यानी कि प्रोटीन बनाएगा। तो इसे हम बोलेंगे सिस्ट्रॉन ना। तो यहाँ अगर आप नीचे देख सकते हैं ये एरो दिख रहा कहाँ, चलो ठीक है। हाँ, तो आप नीचे देखेंगे तो पॉलीसिस्टोनिक मीन्स आपको जो मिलेगा प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। ठीक है। और मोनोसिस्टोनिक मीन्स क्या होगा, यूकैरियोटिक एमआरएनए। तो यहां पर देखेंगे पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए रिफर्स टू एन एमआरएनए मॉलिक्यूल्स दैट कोड फॉर मल्टीपल प्रोटीन। इसमें क्या होगा, प्रोकैरियोट में क्या होगा, मल्टीपल प्रोटीन। देखो यहाँ पे देखा ये गुलाबी दिख रहा है, एक ब्लू दिख रहा है, एक बैगनी दिख रहा है। तो देखो 3 तरह की प्रोटीन बन रही है अलग अलग जगह से, अलग अलग ना। मतलब कई सिस्ट्रॉन है, मतलब कई डीएनए के सेगमेंट है जो कई तरह की प्रोटीन बना रहे हैं। यहाँ पे 3 दिख रहा है तो आप लोग ध्यान रखिएगा 3 है यहाँ पर, लेकिन कई हो सकते हैं। और ऊपर आप देखेंगे मोनोसिस्टोनिक, मोनो मीन्स एक। तो आपका क्या है, यूकैरियोटिक एमआरएनए में है, यहाँ क्या करेगा, सिंगल प्रोटीन बनाएगा। ठीक है। जो कोडिंग रीजन होगा वो सिंगल बनाएगा। ठीक। तो सिस्टोन समझ गए, पॉलीसिस्टोनिक समझ गए, और मोनोसिस्टोनिक समझ गए आप लोग। तो सबसे फेमस रेगुलेशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते होंगे,
तो इस ओपेरॉन मॉडल जिसे हम कहते हैं, द बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका दिया था एक साइंटिस्ट थे, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक्यू मोनार्ड, आरती यादव, 1961। सर एक सेकेंड। आरती यादव, म्यूट योर सेल्फ। तो इसमें जो इसकी हाइपोथेसिस है, परिकल्पना जिसे कहते हैं, बेस्ड ऑन द रेगुलेशन ऑफ लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, ना, जो लैक्टोज शुगर होती है उसके मेटाबॉलिज्म बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जिसे हम ई कोलाई बोलते हैं, और ई कोलाई आपके इंटेस्टाइन में रहता है। तो अगला पॉइंट है कि इसे हम लैक ओपेरान मतलब लैक क्यों कहते हैं, तो लैक जो वर्ड है वो क्या है, लैक्टोज, ना, लैक मतलब लैक्टोज, ओपेरान मीन्स अभी आगे देखेंगे क्या है। तो it the lactose operon, also known as the lac operon, is a set of gene that are specific for uptake and metabolism of lactose and is found in E. coli and other bacteria। तो E. coli पे इनका जो है, इनकी हाइपोथेसिस थी, इनका काम था साइंटिस्ट का, जैक्यू मोनार्ड एंड फ्रैंकोइस जैकब का। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन के बारे में। यहाँ पर आपका दो तरह की जीन देखने को मिलेंगे, ना। अब देखो क्या होता है, इसमें जो दोनों पार्ट होते हैं, जो, क्योंकि ये है mRNA, तो दोनों, यहाँ पे जो आपका बनेगा रेगुलेटर जीन में और जो आपका स्ट्रक्चरल जीन बनेगा, दोनों से क्या बनेंगे, mRNA बनेंगे। तो रेगुलेटर जीन वाला जो पार्ट होगा उससे क्या बनेगा, वहां से आपका रेगुलेटर प्रोटीन बनेगा, क्योंकि डीएनए पे भाई जीन है, जीन से क्या बना, mRNA, mRNA से क्या बनेगा, रेगुलेटर प्रोटीन। ठीक है। तो a regulator gene codes for a protein that control transcription by binding to particular site on DNA। अब आपको यहीं से ध्यान रखना है कि जो रेगुलेटर प्रोटीन बनी है वो हमारी किसी स्पेसिफिक या पार्टिकुलर साइट से बाइंड करेगी। तो आगे हम लोग को इसको ध्यान रखना है ना, इस पॉइंट को, रेगुलेटर प्रोटीन जो बन रहा है वो कहाँ से बाइंड कर रहा है। आगे आपका को टारगेटेड साइट कहाँ से बाइंड करेगी, और स्ट्रक्चरल जीन होगा जो आगे वहां पर आपके प्रोडक्ट बनेंगे। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ जीन रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ जीन जीन रेगुलेटरी प्रोटीन द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन एक्ट एज ए एक्टिवेटर और रिप्रेसर। तो एक्टिवेटर हो सकता है और रिप्रेसर होता है, एक्टिवेट करेगा या रिप्रेस करेगा। तो नेगेटिव रेगुलेशन बाय रिप्रेसर प्रोटीन, तो जो नेगेटिव रेगुलेशन होगा उसके लिए रिप्रेसर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि नेगेटिव रेगुलेशन मेडिएटेड बाय रिप्रेसर ब्लॉक आर टर्न ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो रिप्रेसर क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा या ऑफ कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को। तो यहां आप देखेंगे इस डायग्राम में, नेगेटिव रेगुलेशन का बाउंड रिप्रेसर इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो रिप्रेसर होगा, ठीक है, वो बाइंड करके क्या करेगा, इनहिबिटर, जो ट्रांस सॉरी जो रिप्रेसर होगा वो इनहिबिट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक। मॉलिक्यूल सिग्नल कॉज डिसोसिएशन ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन फ्रॉम डीएनए। अगर वो रिप्रेसर हट जाता है तो जो है फिर से बन जाएगा। ठीक। यहाँ पे है आपका पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ बाई एक्टिवेटर प्रोटीन। तो क्या होगा यहाँ पर, एक्टिवेटर प्रोटीन अगर एक्टिवेटर बाइंड करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, फैसिलिटेट ट्रांसक्रिप्शन। तो नेगेटिव रेगुलेशन मीडिएट बाय एक्टिवेटर दैट इज इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो एक्टिवेटर होगा क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि रेगुलेटरी जीन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है और स्ट्रक्चरल जीन है। तो वो एक ही डीएनए के स्ट्रेच में होंगे, या डीएनए जो है उसी में होंगे। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको डीएनए दिखेगा, यहाँ यहाँ पे आपका क्या है, रेगुलेटरी जीन है, फिर ये प्रमोटर है, फिर ऑपरेटर है और स्ट्रक्चरल जीन है ना। अभी जस्ट हमको ये समझना है कि इस पे क्या क्या चीजें हैं और उनका काम क्या है। तो रेगुलेटर जीन आल्सो नोन एज द आई जीन। आई मीन्स आपको याद रखना है इनहिबिटर जीन है। ठीक है, इनहिबिटर जीन है। अब यह इनहिबिटर जीन, ये वाला, ठीक है, इनहिबिटर जीन क्या करेगा, ये कोड करेगा प्रोटीन दैट
एक्ट एज ए रिप्रेसर। ठीक है। आई जीन क्या करेगा, वह रिप्रेसर का काम करेगा। उसका नाम है आई जीन। आई मीन्स इनहिबिटर जीन। और फंक्शन क्या है, कोड फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन। मैकेनिज्म इसका है, द रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर, ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो ये क्या करेगा, रिप्रेसर जो है ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो प्रमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा वो आगे जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं तो ये इसका ट्रांसक्रिप्शन जो स्ट्रक्चर जीन का रोक देगा। यहाँ पे आप देखेंगे आगे भी पूरा है। तो प्रमोटर क्या है, प्रमोटर, प्रमोटर ऐसा स्थान है जहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, यानी कि डीएनए का ऐसा सीक्वेंस, कल भी बताए थे कि डीएनए का ऐसा सीक्वेंस ये आपका यहाँ पर देखेगा प्रमोटर। यहाँ पे क्या बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। और ऑपरेटर क्या है, साइट क्लोज टू प्रमोटर, यानी क्या है, ऑपरेटर प्रमोटर के जस्ट बगल है। बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिवेटर आर रिप्रेसर प्रोटीन। तो आपको इसमें यही बस ध्यान रखना है कि जो यहां से आपका रिप्रेसर प्रोटीन कोड करेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ बाइंड करेगा, ऑपरेटर से। तो यहाँ रिप्रेसर भी बाइंड कर सकता है और एक्टिवेटर। तो रिप्रेसर क्या कर देगा, उसको रोक देगा, क्योंकि प्रमोटर से क्या बाइंड किया है, प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। यहाँ पर अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया है और यहाँ पर रिप्रेसर बाइंड कर दिया है, भाई इसके लिए ब्लॉकेज हो गया ना, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जा ही नहीं पाएगा, तो रुक जाएगा। और अगर ये नहीं बाइंड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझना है कि रेगुलेटरी जीन क्या करती है, प्रमोटर पे क्या होता है, ऑपरेटर पे क्या होता है। ठीक। तो बाइंड रिप्रेसर प्रोटीन विच कैन ब्लॉक आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द जीन्स। तो ये बहुत ही स्पष्ट यहाँ पर अगर क्लियर हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि रेगुलेटरी प्रोटीन है, प्रमोटर पे आपका बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज, ऑपरेटर पे रिप्रेसर या एक्टिवेटर, और आगे आपके क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। तो इतना आपको ध्यान रखना। तो स्ट्रक्चरल जीन आपका पीछे जब आप यहाँ जाएंगे तो देखेंगे स्ट्रक्चरल जीन ये होनी चाहिए ना, ये स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पर ABCD लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं, आगे जो उसका नाम है एक्चुअल में तो वो वहां पर हम लोग देखेंगे। तो तीन तरह की जो स्ट्रक्चरल जीन है, जैसे लैक जेड, ठीक, लैक वाई और लैक ए। तो जेड वाई और ए ऐसे आप लोग याद रखेंगे, जेड वाई एंड ए। तो लैक क्योंकि लैक्टोज या लैक ओपेरा नामी है, तो लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। तो इनका काम क्या है, तो लैक जेड जो होता है वो इनकोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। अब ये जिम्मेदार किसके लिए है, जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन या हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। यानी कि जो आपका लैक्टोज होगा वह टूट जाएगा दो भागों में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, किससे, इस एंजाइम की सहायता से, या ये एंजाइम उसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा क्या है, लैक वाई। अब परमिएज मीन्स ये परमिशन देगा, ऐसा आप लोग याद रखिएगा। लैक वाई जो है आपका गैलेक्टोसाइड परमिएज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बैक्टीरियल सेल। तो इसके बिना जो है, यानी कि ये भी जरूरत है कि ट्रांसपोर्ट लैक्टोज के लिए ना, क्योंकि लैक्टोज कहाँ होगा, इन्वायरमेंट में होगा, और वो कहाँ जाएगा, अंदर जाना चाहिए। और लैक ए, तो इसका लैक ए का बहुत ज्यादा रोल नहीं है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में ना। तो आपको दो ही बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि दो का एकदम मेन काम है, एक तो भैया अलाउ करेगा, दूसरा क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। हालांकि लैक ए का भी काम है, ऐसा नहीं आप कह सकते कि उसका काम ही नहीं है। इनकोड ट्रांस, द लैक ए जीन प्रोडक्ट ट्रांस एसिटाइलेज ट्रांसफर द एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम कोएंजाइम ए टू 6 ओ methyl पोजीशन ऑफ पायरनोज रिंग इन द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये इसके तीनों जीन स्ट्रक्चर जिनके काम हो गए। तो इंडक्शन और रिप्रेशन ना, इंड्यूस और रिप्रेस, तो क्या करते हैं ये। तो इंडक्शन में या इंड्यूस, इंडक्शन में आप ध्यान रखेंगे कि लैक का एग्जांपल है,
और रिप्रेशन में आप ध्यान रखेंगे कि ट्रिप्टोफान का है ना। तो इंडक्शन में इट टर्न्स द ओपेरॉन ऑन, तो इंड्यूस करेगा, ऑन कर देगा। रिप्रेशन में क्या करेगा, इट टर्न्स द ओपेरॉन ऑफ। इट स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तो स्टार्ट करेगा, शुरुआत से होगा। और दूसरा वाला क्या करेगा, ट्रिप्टोफान वाला, ये रिप्रेस या स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इट caused by a new metabolite which needs enzyme to be get metabolized। और इसमें क्या होगा, इट काज बाय एक्सेस ऑफ एग्जिस्टिंग मेटाबॉलिज्म। तो अगर ज्यादा मात्रा में यहाँ बढ़ गया तो क्या करेगा, वो रिप्रेस कर देगा। इट ऑपरेट एक इन ए कैटाबोलिक पाथवे। तो कैटाबोलिक जहां टर्म आया, मतलब आपको ध्यान रखना है कि लैक वाला है या लैक ओपेरॉन वाला है। और इट ऑपरेट इन अ मेटा सॉरी एनाबोलिक मीन्स यहाँ पर बनेगा, कैटाबिस यानी कि जहाँ टूटेगा, और एना मीन्स यहाँ पर बन रहा है। रिप्रेसर इज प्रिवेंटेड बाय द इंड्यूसर फ्रॉम ज्वाइनिंग द ऑपरेटर जीन। तो बताए थे कि रिप्रेसर जो है वह ऑपरेटर से बाइंड करेगा। तो यहाँ पर अगर लैक्टोज है तो लैक्टोज ही रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा, तो ये रिप्रेसर आपके ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो यानी कि होता रहेगा। यानी कि लैक्टोज क्या है, एज ए इंड्यूसर काम करेगा। और ट्रिप्टोफान क्या है, आपका को रिप्रेसर की तरह या रिप्रेसर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इनके बीच अंतर क्या है थोड़ा सा। तो अभी पहले देख चुके हैं, इंड्यूसिबल है और रिप्रेसिबल है। पर्पज ऑफ सिंथेसिस क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो क्या करता है, तोड़ेगा लैक्टोज को। ठीक है। और इसमें क्या बनेगा, ट्रिप्टोफान, जो कि क्या है, अमाइनो एसिड्स है। रेगुलेशन क्या है, लैक रिप्रेशन एंड कैप साइक्लिक एमपी ना। और इसमें क्या है, ट्रिप्टोफान एंड एटेन्युएशन। और नीचे वाले फिर और क्या है, मेटाबोलाइट्स, एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज क्या है, उसके उसका स्ट्रक्चरल आइसोमर है लैक्टोज का। ठीक है। और ट्रिप्टोफान क्या है, को रिप्रेसर की तरह काम करेगा। तो नीचे लिखा भी है, इन द केस ऑफ द लैकोपेरान द इंड्यूसर एलोलैक्टोज is the molecule that prevents the like repressor from binding to the operator there by activating the operon। ठीक। और एक को रिप्रेसर एज सीन इन द अदर ओपेरॉन लाइक ट्रिप्टोफान, यहाँ को रिप्रेसर की बात हो रही है, is a molecule that bind to the repressor protein activating it and causing it to bind to the operator thus inhibiting the transcription। यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करके ट्रिप्टोफान वाला एक्टिवेट कर दे रहा है, यानी वो जाके वहां पर बाइंड कर जाए। ठीक है, तो आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने एक टर्म यूज किया कि एलोलैक्टोज ना, तो उसे घबराना नहीं कि ये कुछ नया चीज आ गया है। तो लैक्टोज का इधर स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज हुआ, तो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो स्ट्रक्चरल जीन में आपका था। ठीक है। यानी कि उसके बाद बना था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो उससे क्या हो गया, गैलेक्टोज बना और ग्लूकोज, तो इधर हो गया। लेकिन इसका एक और रोल है, आइसोमेराइजेशन ऑफ लैक्टोज। तो क्या बनाया जाएगा, ये एलो लैक्टोज बनाएगा, जो एक नॉर्मल इंड्यूसर की तरह काम करेगा। तो एलो लैक्टोज भी का टर्म है, तो आप घबराइएगा मत, वो उसके जैसा स्ट्रक्चरल आइसोमर है। लैक्टोज जो है का स्ट्रक्चरल आइसोमर है एलो लैक्टोज। तो इसको ध्यान रखना है ना आपको। अब ये प्रोसेस पता है, कोई ऐसा कहीं बाहर नहीं चल रहा है, ये बैक्टीरिया के अंदर चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया जो डीएनए है उसमें चीजें हैं, उसके बाद प्रोसेस हो रहा है। तो अभी देखे थे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। लेकिन परमिएज क्या कर रहा है, लैक्टोज को बाहर से अंदर की ओर लाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बैक्टीरियल सेल है, इसके डीएनए में इस तरह की चीजें होंगी। कैप होगा, लाइक आई होगा, लाइक पी होगा, ऑपरेटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा। यानी कि ये रेगुलेटरी जीन है और ये आपकी क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। तो ये अंदर चल रहा है, क्योंकि आप बाहर पढ़ते हैं किताबों में से लिख देते हैं भैया चलो ठीक है हो गया, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते। कनेक्ट कर लेंगे तो अच्छा है, समझ जाएंगे कि कहाँ से आ रहा है, लैक्टोज कहाँ से मिल रहा है। तो फिर आप सोचेंगे इकोलाई कहीं बाहर है तो वो कैसे पाएगा। ये इसमें लिखा था ऊपर कि इनका जो काम था, उनका इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया नहीं, इकोलाई जो इंटेस्टाइन पाया जाता है या जहां पर लैक्टोज रहेगा या रहना चाहिए, उसमें इनका है। तो लैक्टोज बाहर से
परमेज वाला अंदर ले जाएगा। ये स्ट्रक्चर है, पहले भी आप लोग देख चुके हैं। ठीक। तो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं और स्ट्रक्चरल जीन है। तो प्रमोटर फॉर रेगुलेटरी जीन, क्योंकि भाई रेगुलेटरी जीन भी ट्रांसक्राइब होना है ना, तो उसके लिए भी प्रमोटर चाहिए। तो प्रमोटर फॉर रेगुलेटरी जीन इसके लिए चाहिए। फिर रेगुलेटरी जीन आई कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। तो रेगुलेटरी जीन होगा, क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। फिर आगे क्या है? प्रमोटर। प्रमोटर से पता है। अच्छा, कोई बताए प्रमोटर से क्या बाइंड करेगा? कोई बच्चा रिस्पॉन्स करेगा इसमें? हम्म। हेलो। आवाज जा रही है क्या? यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। ऑपरेटर से क्या बाइंड करेगा, सॉरी प्रमोटर से? हम्म। चलो, प्रमोटर के बाद क्या है? ऑपरेटर है, फिर आपका क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है। ऑपरेटर है, फिर स्ट्रक्चरल जीन जिसमें जेड वाई है, इसके पहले देखे थे। जेड वाई है जीन स्ट्रक्चरल जीन है, तो फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज स्ट्रक्चरल जीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेज वाई वाला, और ये वाला क्या है? ट्रांसस्टाइलेज। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है कि अभी हमने देखा रेगुलेटरी जीन है, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये क्या बनाएगा? फिर ट्रांसलेशन होगा तो ये क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी। और रिप्रेसर प्रोटीन जाकर आपका ऑपरेटर से अगर बाइंड किया, तो इसके पहले हमने जो सवाल पूछा था प्रमोटर से क्या बाइंड करता है, तो प्रमोटर से देखो बना हुआ है, प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया है। अब इस पॉलीमरेज को उस डीएनए टेम्पलेट पे रन करना है। भाई कल का प्रोसेस हम लोग देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा तभी ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है, और आपके पास पहले तो बन ही गया है, क्या रिप्रेसर बन गया? अब रिप्रेसर को रोकने वाला कुछ है ही नहीं। जो पहला ए वाला कंडीशन है, उस रिप्रेसर को रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, तो रिप्रेसर क्या करेगा? रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड कर गया, और ऑपरेटर से बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज आपका आगे गया ही नहीं। जाएगा नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं। ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं तो स्ट्रक्चरल जीन जो आपके हैं उसका स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा नहीं, तो उसका काम ही नहीं होगा। लेकिन जब दूसरे कंडीशन देखेंगे जिसमें आपका इंड्यूसर है, इंड्यूसर क्या करेगा? इंड्यूसर का काम है कि वो रिप्रेसर को किसी तरह से रोक दे। अब जैसे ही रिप्रेसर रुक गया, आरएनए पॉलीमरेज अपना आगे चला गया। तो देखेंगे आप यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन तो हुआ आगे वाले में भी, जहां पर आपका रेगुलेटरी जीन है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर उसका ट्रांसलेशन भी हुआ, फिर रिप्रेसर प्रोटीन बन गई। लेकिन इस बार यहां पर क्या मौजूद था? इंड्यूसर एलोलैक्टोज, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है आपका लैक्टोज का। अब ये इंड्यूसर काम करेगा, यानी क्या करता है ये कि मान लीजिए ऑपरेटर पर ऐसा स्थान है कि वहां पर रिप्रेसर जाके बाइंड कर सकता है। अब दो तरह से, मतलब ये कैसे कर सकता है? या तो उस रिप्रेसर का स्ट्रक्चर चेंज कर दे, या उसको रोक दे। तो ये क्या करता है? कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाते हैं, और उसमें जाकर इलेक्ट्रोज बाइंड करता है। बाइंड कर जाएगा तो ऑपरेटर के पास गया, तो वहां क्योंकि जगह जो जैसी स्पेसिफिक जगह है वहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ऑपरेटर से रिप्रेसर बाइंड ही नहीं किया, इनएक्टिवेट हो गया है पहले ही, क्योंकि रिप्रेसर से एलोलैक्टोज बाइंड कर गया है, तो आगे जाएगा ही नहीं। मतलब गया लेकिन बाइंड नहीं कर पाएगा। बाइंड करेगा नहीं तो फिर क्या होगा? जो आपका प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया है वो डीएनए के टेम्पलेट पर आगे जाएगा, और वो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। तो बहुत, अगर किसी को डाउट हो तो इसको समझ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमेशा के लिए डाउट खत्म हो जाए ना। लगभग सेम चीज यहां भी है कि जैसा पहले हम देखा था कि लैक्टोज एब्सेंट है। ठीक, यहां पर इसको और एक बार समझ लीजिए। लैक्टोज एब्सेंट है, रिप्रेसर प्रोटीन जो बना है यहाँ पर ना, लाइक आई जीन द्वारा जो रिप्रेसर बनेगा, वह जाकर ऑपरेटर से बाइंड करेगा। ऊपर दिया है बैगनी कलर का आरएनए पॉलीमरेज, वो उसको रोक दिया, आगे गया ही नहीं, नो ट्रांसक्रिप्शन। जो स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई ए थी उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ। फिर नीचे में देखेंगे, इफ लैक्टोज प्रेजेंट, रिप्रेसर नॉट बाउंड टू ऑपरेटर,
ऑपरेंड डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड क्या कहेंगे, वहां पर जो है रुक जाता है या बहुत लो। लो क्या कहेंगे, बाइंड नहीं करेगा तो फिर कुछ। ठीक। तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन से आपका लैक्टोज बाइंड कर जाएगा। तो रिप्रेसर से जब बाइंड कर जाएगा तो ये आगे ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा रिप्रेसर वाला। अब क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा तो वो पुरानी जो पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था बस वही चीज है, यहां पर आपको दिखा दिया कि लैक्टोज एब्सेंट है कि लैक्टोज प्रेजेंट है। एब्सेंट होगा तो रिप्रेसर, एक लाइन में आप ध्यान रखिएगा कि लैक्टोज एब्सेंट होगा तो वह रिप्रेसर जो है ऑपरेटर से बाइंड कर गया और आगे प्रोसेस नहीं हुई। और यहां पर क्या हुआ, रिप्रेसर को रोक दिया लैक्टोज ने। ठीक। तो आगे जो है प्रोसेस आपका हो जाएगा। यहां भी वही चीजें हैं। ठीक। समझ लीजिए आप लोग क्या हो, पहले डीएनए था फिर ट्रांसक्रिप्शन हुआ फिर, क्योंकि सेम चीज है तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम। ठीक है। यहाँ पर आप एक कंडीशन ये देखेंगे, इस कंडीशन में आपको ये देखना है कि लैक्टोज हाई और ग्लूकोज हाई। लैक्टोज भी हाई है और, तो पहले वाले फिगर में आपको देखना है लैक्टोज भी हाई है और ग्लूकोज भी हाई है, तो क्या हो रहा है, लो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको यह क्या देखना है, जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट होगा लो होगा, क्योंकि यहाँ पर एक और प्रोटीन जरूरत होती है जिसका नाम है कैप, कैप बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन, कैप का नाम है। तो उसकी भी जरूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे लैक है वो। रवि सर, आपकी स्लाइड नहीं दिख रही है। हेलो। सर स्लाइड नहीं दिख रहा है। बस अभी है। हम हाँ, अरे हम लोग तो बैठे। बोलते चले जाए कुछ। नहीं नहीं, स्पीकर। बच्चों आवाज जा रही है। यस सर।
ठीक, चलो। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन भी दिख रही है ना? यस सर। ठीक। ठीक है, समझते भी रहो तुम लोग ना। तो पहले में आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज भी, सॉरी, लैक्टोज भी हाई है और ग्लूकोज, यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन हाई है। तो यहाँ पर लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि एक प्रोटीन है जिसे नाम है कैप, कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। ये क्या होगा? इनएक्टिव होगा। इसकी वजह से क्या होगा? जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो लो होगा। ठीक है, क्योंकि लैक्टोज है तो लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड करेगा, लेकिन इसकी थोड़ा सा धीमा रहेगा। यानी अगर आपसे कोई कंडीशन पूछे कि लैक्टोज भी हाई है और ग्लूकोज भी हाई है, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा आगे, लेकिन थोड़ा सा उसकी थोड़ा धीमा होगा, लो होगा। फिर अगले में क्या है? लैक्टोज हाई, ग्लूकोज लो। अब यहां पर क्या है? जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए वो ज्यादा मात्रा में, इसके पहले भी था, लेकिन वहां पर क्या था? ग्लूकोज भी था ज्यादा मात्रा में। ठीक। तो यहां पर आपको एक ध्यान रखना, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रोमोटर इज इनहांस बाय कैप बाइंडिंग प्रोटीन। तो वहां पर क्या था? कैप की मात्रा कम थी, यहां पर ज्यादा है, तो ये इनहांस कर देगा कैप बाइंडिंग। आरएनए पॉलीमरेज टू प्रोमोटर इज इनहांस्ड बाय कैप बाइंडिंग, ट्रांसक्रिप्शन रेट इज हाई। यानी रिप्रेसर क्या होगा? ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा और आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा और बहुत तेजी के साथ आपका, या जो है इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो आपकी दो कंडीशन दिखा। तीसरे में क्या है? लैक्टोज लो, ग्लूकोज हाई। तो आपका जो मेन चीज है वो क्या है? लो है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज इनहिबिटेड बाय लैक ऑफ कैप बाइंडिंग एंड प्रेजेंस ऑफ द लैक रिप्रेसर। तो यहाँ पे दो चीज है, कैप इनएक्टिव है, यानी कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जो है Ashmita वो Mishra, आपका please close your camera. लो है, इनएक्टिव है। और आपका क्या है? लैक्टोज भी लो है। तो रिप्रेसर जाके बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से। तो देखो ये जो पीले कलर का ऑपरेटर है, सॉरी ऑपरेटर यहाँ पर जो है, वहां पर देखिए ये रिप्रेसर जाकर बाइंड करेगा, कि इसको रोकने वाला यहाँ पर बहुत नगण्य मात्रा में है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में है ना। तो इस वजह से फिर अगले में क्या है? आपका लैक्टोज लो है और ग्लूकोज लो है इसमें। तो यहाँ पर लैक्टोज भी कम है और ग्लूकोज भी कम है, तो यहाँ पर बहुत वेरी लो रेट ऑफ ट्रांसमिशन, बहुत नगण्य होगा या लो होगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड बट ट्रांसक्रिप्शन इज ब्लॉक बाय द लैक रिप्रेसर। तो ठीक है, बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन जो है वो इसको वेरी लो या बहुत कम मात्रा में कह दें, या कह दें कि ब्लॉक्ड है। ये चार कंडीशन आपको ध्यान रखना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कोई सवाल भी आएगा तब भी आप इसको कर लेंगे। तो अगला है आपका ट्रिप्टोफान ओपेरान। तो ट्रिप्टोफान ओपेरान इन बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई रेगुलेट द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफान। क्या करेगा ये? यानी कि एनाबोलिक है ना, वो तो कैटाबोलिक था, यहाँ पे क्या है? एनाबोलिक है। तो ट्रिप्टोफान क्या है? एन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, सबको पता है, वेल नोन है। दिस ओपेरान कंसिस्ट ऑफ 5 स्ट्रक्चरल जीन। वहां पे 3 था, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे तो जब डीएनए का वो बनाएंगे, स्टैंड बनाएंगे, तो उसमें हम लोग ई से शुरू करेंगे। मतलब अगर आगे से लिख रहे हैं तो ई, डी, सी, बी और ए, यानी टीआरपी ई, टीआरपी डी, टीआरपी सी, बी और ए ना। दैट इनकोड द एंजाइम नीड फॉर द ट्रिप्टोफान सिंथेसिस। तो ट्रिप्टोफान सिंथेसिस पाथवे में जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वह यहां से ये 5 स्ट्रक्चरल जीन है वो सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ ओपेरान इज कंट्रोल्ड बाय रिप्रेसर प्रोटीन दैट बाइंड्स टू एन ऑपरेटर। तो जहां पे रिप्रेसर का चर्चा आएगा, रिप्रेसर जाके फट से कहां से बाइंड कर जाएगा? आपका ऑपरेटर से। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑपरेटर सीक्वेंस व्हेन ट्रिप्टोफान लेवल आर हाई इफेक्टिवली ब्लॉक ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ अगर ट्रिप्टोफान का लेवल ज्यादा है तो वो ब्लॉक कर देगा ट्रांसक्रिप्शन। When tryptophan levels are low, the repression is released and transcription can proceed along the cell to synthesize their own tryptophan. आगे डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। फिर यहां भी आपका
पिछले वाले की तरह ही आप देखेंगे ना, तो रेगुलेटरी प्रोटीन भी ट्रांसक्राइब होगा। रेगुलेटरी प्रोटीन का एमआरएनए बनेगा, फिर उसका प्रोटीन बनेगा, यानी कि रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगी। फिर प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करना चाहिए, ऑपरेटर से रिप्रेसर बाइंड करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे पहला पॉइंट है, पहला नंबर है स्ट्रक्चर ऑफ द ओपेरान कंसिस्ट ऑफ द प्रमोटर, ऑपरेटर, साइट्स एंड स्ट्रक्चरल जीन दैट कोड फॉर द प्रोटीन। द ओपेरान इज रेगुलेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन। तो ये जो रेगुलेट होगा वो आपका इनहिबिटर वाले, यानी कि रेगुलेटरी जीन वाला जो बनेगा प्रोडक्ट, उससे रेगुलेट होगा। भाई एक कंट्रोलर होगा, एक कंट्रोल रीजन आपका जो लिखा है वो कंट्रोल रीजन होगा कि कहाँ से कंट्रोल होना है, कि कैसे बढ़ना है, कि घटना है, कि क्या होना। ठीक है, दूसरे में देखेंगे रिप्रेसर इनएक्टिव ओपेरान ऑफ। अगर रिप्रेसर इनएक्टिव होगा तो ओपेरान क्या होगा, ऑन होगा। द रिप्रेसर इज इनएक्टिव एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसीड। यानी कि रिप्रेसर क्या होगा, इनएक्टिव होगा, तो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं करेगा ना, तो क्या होगा, आगे की प्रोसेस हो रही है। लेकिन अगर रिप्रेसर एक्टिव हो जाएगा, अब उस रिप्रेसर को एक्टिव करने के लिए इसके साथ आपको चाहिए को रिप्रेसर। तो को रिप्रेसर क्या है आपका, ट्रिप्टोफान है। और वह ट्रिप्टोफान जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन जो आपका आई वाला बनाया है प्रोडक्ट, उससे आपका ट्रिप्टोफान जैसे ही बाइंड करेगा, वह जाकर ऑपरेटर से बाइंड कर लेगा। और ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो इसका खेल खत्म यहीं पे, क्योंकि क्या होगा, इसके पहले आपका प्रमोटर से जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। और आगे बढ़ेगा नहीं तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी। लिखा भी है कि when the co-repressor tryptophan binds the repressor protein, the activated repressor binds with the operator, prevent मम्मी रुक जाएगा। तो समझ में आ गया सबको। अगले डायग्राम में भी वही सेम चीज दिखाया गया है कि ट्रिप्टोफान, तो आप अगर एग्जाम वगैरह में लिख सकते हैं तो ये वाला डायग्राम बनाइएगा, बस प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम भी रहता है तो ठीक भी रहेगा आप लोग के लिए। ट्रिप्टोफान एब्सेंट है, एंजाइम नीड्स टू सिंथेसाइज ट्रिप्टोफान आर प्रोड्यूस। तो एब्सेंट है तो जो ट्रिप्टोफान बनने के लिए जरूरत है वो आपका बन रहा है। दूसरे में क्या है, ट्रिप्टोफान प्रेजेंट। ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है तो क्या करेगा, वह रिप्रेसर को एक्टिव कर देगा, और रिप्रेसर बाइंड करेगा तो आगे की प्रोसेस होगा नहीं। तो ये आपका हो गया दोनों तरह का, लैक ओपेरान और ट्रिप्टोफान ओपेरान। तो एकदम बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक, फिर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें है प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट कैन बी रेगुलेटेड at any of several stages which we divided broadly into transcription, processing and translation। तो कल हमने प्रोसेसिंग का थोड़ा सा जिक्र किया था, जिसमें आपने देखा था कैपिंग है, टेलिंग है ना, इस तरह की चीजें आपने देखा था। प्रोसेसिंग हो गया, स्प्लाइसिंग था, तो ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद प्रोसेसिंग। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे अभी देखा कैसे हो रहा है, प्रोसेसिंग में थोड़ा सा कल देखा था, और क्या है ट्रांसलेशन लेवल पे। तो इसमें देखेंगे डीएनए से बन रहा है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ये न्यूक्लियस में हो रहा है ना। फिर क्या बन रहा है, एमआरएनए। क्या बन रहा है, एमआरएनए। तो जब हम यूकैरियोट की जैसे ही चर्चा करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर न्यूक्लियस लिखा है, नीचे साइटोप्लाज्म लिखा है। तो बन तो गया, लेकिन वो बाहर आ जाएगा ताकि डिग्रेड ना हो जाए, तो इसलिए क्या होगा, बाहर आएगा तो प्रोसेसिंग वगैरह इसकी होनी चाहिए, या प्रोसेसिंग हुआ रहेगा तो या साइटोप्लाज्म में आएगा तो इसका काम ठीक रहेगा। तो पहला स्टेप क्या है, डीएनए से क्या बना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल। फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से क्या बनेगा आपका, एमआरएनए, जो मेच्योर एमआरएनए आप लोग कह रहे थे, या जो प्रोसेस्ड, तो आरएनए प्रोसेसिंग कंट्रोल। फिर क्या होगा, एमआरएनए से क्या बना, एमआरएनए से एमआरएनए बाहर आ गया, एमआरएनए बनेगा क्या, प्रोटीन बन सकता है और इनएक्टिव एमआरएनए। तो एमआरएनए जो बाहर आया तो
आरएनए ट्रांसपोर्ट इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हो गया। फिर डी वाला है स्टेबिलिटी कंट्रोल, एमआरएनए इनएक्टिव ना हो या कुछ ऐसा हो कि वो स्टेबलाइज रहे। फिर आपका देखेंगे एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ट्रांसलेशनल कंट्रोल, यहां पर भी कंट्रोल हो सकता है। और उसके बाद आपका इनएक्टिव जो एक्टिव प्रोटीन है, यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल। तो इसके पहले हम लोग देखा था 7 स्टेप में ना, तो जो स्टेप्स है लगभग उससे मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, व्हेन एंड हाउ ऑफन ए जीन सीक्वेंस इज कॉपीड इनटू आरएनए, इट अकर एट 2 लेवल। तो 2 लेवल पे हो सकता है। कैसे? एक तो हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, जो आपका इस साइड लिखा है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लेवल पे या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के द्वारा। ठीक, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के द्वारा। और ये क्या करता है कि इधर क्या है, स्ट्रक्चर एंड केमिकल मॉडिफिकेशन, कुछ उसके स्ट्रक्चर में चेंज आए या उसमें कोई ग्रुप ऐड कर दें हैं, या उसमें कोई ऐसा परिवर्तन कर दें जिसमें उसमें जो फंक्शनल ग्रुप वगैरह है वो सब चेंज हो जाए। तो इसमें आप लोग देखेंगे कन्वर्ट, जो स्ट्रक्चरल एंड केमिकल मॉडिफिकेशन, इसमें देखेंगे कन्वर्ट कॉम्पैक्ट क्रोमैटिन इनटू अ लेस टाइटली क्वाइल्ड डीएनए स्ट्रक्चर allowing एसएस बाई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर जीन एक्सप्रेशन। जो जाहिर सी बात है भाई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा तभी जीन एक्सप्रेशन होगा। तो एक आप देखे होंगे इस एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन तो इसके पहले वाले लेक्चर में आपको मैम ने पढ़ाया ही होगा। और डीमिथाइलेशन या मिथाइलेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और दूसरा नाम क्या है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन मॉड्यूलेट जीन एक्सप्रेशन टू द टर्न ट्रांसक्रिप्शन ऑन एंड ऑफ। क्योंकि यूकैरियोट में आप जब पढ़ रहे थे तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए बी ना, डी ई एफ एच इस तरह से आपने देखा था। इसमें क्या है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो अभी हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे, आगे है थोड़ा सा कि कितने तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं। तो लेकिन पहले हम देखेंगे पहला वाला स्ट्रक्चर एंड केमिकल मॉडिफिकेशन। तो इसमें आप बगल देखेंगे COCH3 वाला जोड़ रहा है एसिटाइलेटेड ना, एसिटाइलेटेड लाइसिन। तो लाइसिन रेजिड्यू पे क्या हो रहा है, लाइसिन पे आपका स्टाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, यानी कि स्टाइल फंक्शनल ग्रुप आपका ऐड हो जा रहा है हिस्टोन की टेल पे। तो जब ऐड हो गया तो वीकेंस डीएनए, यानी कि हिस्टोन इंटरेक्शन मेक्स डीएनए मोर एसेसिबल टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, यहां पर देखो पहले कॉम्पैक्ट था, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पे जगह हो जाएगी, तो क्या होगा, वो ट्रांसक्रिप्शन इजी वे में आपका चला जाएगा। तो इसके लिए जिम्मेदार जो कुछ एंजाइम है देख लीजिए, CBP H80 हिस्टोन डीएसिटाइलेज ना, तो लिखा भी है एसिटाइलेशन बाई CBP H80। तो नीचे उसका फुल फॉर्म भी लिखा है, क्रोमैटिन बाइंडिंग हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज। और अगला वाला है आपका हिस्टोन डीएसिटाइलेज। ठीक, एसिटिल ट्रांसफरेज वाला है और डीएसिटाइलेज। तो ये हो गया। अगला वाला आपका क्या है कि मेथाइलेशन, तो इसमें लिखा है डीमेथाइलेशन। तो डीमेथाइलेशन मीन्स क्या होता है, मेथाइल ग्रुप का जुड़ना। तो हिस्टोन डीमेथाइलेशन इज द रिवर्स ऑफ हिस्टोन मेथाइलेशन। तो उसी बात को घुमा के बता दिया गया यहाँ पर, जो लिखा है वो घुमा के लिखा है कि हिस्टोन का मेथाइलेशन, जो डीमेथाइलेशन है उसका रिवर्स है। तो हम लोग क्यों ऐसा जाने, हम लोग जाने कि डीमेथाइलेशन मीन्स मिथाइल का हटना। ए प्रोसेस वेयर मिथाइल ग्रुप्स आर एडेड टू हिस्टोन, अगर मिथाइलेशन कहेंगे तो these methyl group attached to a specific amino acid within the histone tail can either activate or repress gene expression depending on the location and type of methylation. Demethylation therefore involve the removal of these methyl groups, altering the chromatin structure and influencing the gene activity. अब अगर उस मिथाइल ग्रुप के ऐड होने से क्रोमैटिन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है
और उसकी वजह से जीन की एक्टिविटी इन्फ्लुएंस हो रही है, तो यानी ये जीन रेगुलेशन में काम करेगा ना। तो नीचे बना भी है डायनेमिक मिथाइलेशन ऑफ हिस्टोन। तो एचएमटी और एचडीएम दो लगा है। तो एचएमटी क्या है? हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, जो मिथाइल ग्रुप को ऐड कराएगा। और एचडीएम क्या है? हिस्टोन डी मिथाइलेज, ये क्या करेगा? मिथाइल ग्रुप को हटाएगा, या मिथाइलेशन जो मिथिल ग्रुप ऐड है उसको हटा देगा। ये बहुत चिर परिचित है, आप इससे बहुत पहले से आप पढ़ते चले जा रहे हैं। तो यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन क्या है? लूजली पैक्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन विच स्टेन्स लाइट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन। तो यू क्या है? यू मीन्स ट्रू, एक वर्ड होता है यू मीन्स ट्रू, यानी कि अगर आप याद रखेंगे तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और जो आपका हेट्रोक्रोमेटिन होता है, डेंसली पैक्ड रीजन क्रोमेटिन विच एक सेकेंड, जो स्टेन होगा वो थोड़ा डार्क लेगा और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। इधर डायग्राम बना भी है। यूक्रोमेटिन जीन रिच ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ठीक है। और जो हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? वो लेस ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। डीएनए इज पैक्ड सो टाइटली दैट इज इनएसेसिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। फिर अगला वाला क्या होगा? जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे तो वहां पर आप देखें होंगे जनरल होगा और बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा। इसमें देखेंगे ठीक है, abundant protein that assemble on all gene transcribed by RNA polymerase, important for basal activity of promoter and to position and activate RNA polymerase। तो इसमें TF2A है और B है। और स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर they are present in very few copies in cell and perform their function by binding to specific DNA, binding to a specific DNA nucleotide sequence and allowing the gene that they control to be activated or repressed। इसमें होगा हेलिक्स टर्न हेलिक्स। तो एग्जांपल आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बारे में पहले हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसको देखा गया है और पढ़ा गया है इसका रोल क्या है। तब भी आप देख लीजिए, ए है, बी वाला है, डी वाला है, एफ है, ई है और एच है ना। इसके फंक्शन क्या है आपको पता है, तो आप लोग वहां से इसको कनेक्ट कर लीजिएगा ना। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का भी रोल है जीन के रेगुलेशन में। स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, specific protein recognize short stretch of DNA and thereby determine which of the thousands of gene in a cell will be transcribed। ठीक, they are important for tissue specific gene for cell growth and differentiation। तो वही ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के लिए भी many unique regulatory proteins have been identified, each with unique structural motif and most bind to the DNA एज होमो आर हेट्रोडाइमर। तो ये स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो जैसे जनरल का भी रोल है वैसे इनका भी रोल है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, बाइंडिंग टू स्पेसिफिक डीएनए। तो ये जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे ये कहाँ से बाइंड करेंगे? स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से। तो इनका जो नाम है आप ध्यान रखिएगा, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, जिंक फिंगर और होम्योडोमेन। और है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डोमेन। जो प्रोटीन प्रोटीन है दे हैव डोमेन्स नॉट ओनली फॉर डीएनए बाइंडिंग बट आल्सो फॉर प्रोटीन इंटरेक्शन विद आरएनए पॉलीमरेज। इसमें आपका हेलिक्स टर्न हेलिक्स आएगा और ल्यूसीन जीपर आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे आरएनए प्रोसेसिंग कंट्रोल। प्रोसेसिंग कंट्रोल, प्रोसेसिंग के बारे में हमने पढ़ा था और उसके कंट्रोल को थोड़ा सा देखेंगे। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन कंटेनिंग इंट्रान आर इवेंचुअली spliced out to create the mature RNA। तो जब आपका ट्रांसक्रिप्ट mRNA बना, जिसे रा आरएनए कहेंगे, उसके बाद क्या होता है? प्रोसेसिंग होनी चाहिए ना उसमें। तो इसमें देखेंगे
इट अकर इन फॉलोइंग बेस। कई इसके तरीके हो सकते हैं। तो पहली बात तो उसके क्या है, सुरक्षा करना है कि भैया वो डिग्रेड ना हो, खत्म ना हो, उसके लिए व्यवस्था करेंगे। फिर अगली व्यवस्था करेंगे कि उसमें जो इंट्रॉन है उनको हटाया जाए। तो पहला आपका है कैपिंग। कैपिंग कैपिंग और टेलिंग। तो 5 प्राइम एंड होता है और 3 प्राइम एंड होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कैपिंग कहाँ होगी। कैपिंग इन्वॉल्व्स एडिंग ए 5 methyl guanosine न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम कैप बोलेंगे, टू द 5 एंड ऑफ द प्री mRNA। यानी कैपिंग आपका कहाँ होगा, 5 प्राइम एंड पे होगा, जहां पर 5 methyl guanosine न्यूक्लियोटाइड हो। फिर इंपॉर्टेंट क्यों है, जाहिर सी बात है कि कैपिंग किस लिए हो रही है, एमआरएनए की स्टेबिलिटी के लिए। द कैप प्रोटेक्ट द एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय एक्सोन्यूक्लियस। तो इस एंड के जो है न्यूक्लियोटाइड डिग्रेड ना हो इसके लिए। और इसका क्या काम है, राइबोसोम का रिकग्निशन करता है। द कैप इज अ सिग्नल दैट द एमआरएनए इज रेडी फॉर ट्रांसलेशन। द राइबोसोम रिकॉग्नाइज इट फॉर बाइंडिंग ना, तो वो रिकॉग्नाइज करता है कि यहीं से बाइंड करना है। फिर आपका क्या है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। कैपिंग कैन इन्फ्लुएंस द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें भी थोड़ा सा रोल है कैप का। भाई स्टेबिलिटी के साथ साथ हमें एक दो रोल और जानना चाहिए ना। और स्प्लाइसिंग, कैपिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्प्लाइसिंग एंड अदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। तो कैप का इतना काम है। तो आप लोग केवल ये मत कहिए कि केवल स्टेबिलिटी के लिए। हाँ, स्टेबिलिटी में ये फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार होते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं, तो वो ज्यादा सही रहता है। ठीक है। इट प्रोटेक्ट द ग्रोइंग RNA chain from degradation in a nucleus by 5 prime exonuclease. This cap also help the transcript bind to the ribosome during translation। तो ये डिस्कस कर चुके हैं। एक्सोन्यूक्लियस एक नोट के रूप में लिखा हुआ है, कैन रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम इधर द 5 प्राइम और 3 प्राइम। यहाँ पर 5 प्राइम की चर्चा हो रही है तो 5 प्राइम इनसे। तो आपको ध्यान रखना है एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या है, क्या है। mRNA capping is a crucial post transcriptional modification in eukaryote where 7 methyl guanosine कैप एडेड। तो ये पुराना वाला ही उसी से लिंक है, तो देख लीजिए आप इधर 7 methyl guanosine ऐड हो रहा है 5 प्राइम एंड। टेलिंग क्या है, पांच पांचवें एंड पे तो आपका हो गया 5 प्राइम पे। अब 3 प्राइम पे क्या होगा, टेल ऐड होगा। तो वहां पे क्या होगा, द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्ट विल बी एडेड by a long polyetail consisting of a row of about दो 20 से लेकर 200 एडेनिन राइबोन्यूक्लियोटाइड बाई मैग्नीशियम आयन डिपेंडेंट न्यूक्लियोप्लाज्मिक पॉली ए पॉलीमरेज। यहाँ पर क्या है, पॉली ए पॉलीमरेज की सहायता से यहाँ पर लगभग 200 एडेनिन, 20 से लेकर 200 एडेनिन रेसिड्यू ऐड होंगे। तो इसका भी काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम है। फिर अगला क्या है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। The non-informational intron are removed and coding exon joined together. Specifically, specificity of exon joining is conferred by the presence of signal sequence marking the beginning and the end of the intron segment. End of the intron segment. These sequences are highly conserved. Alteration in these can lead to the aberrant mRNA। तो यहाँ आप देखेंगे ये 5 UTR है, 3 UTR है। यहाँ देखेंगे पहले तो हरा वाला है, हरा दोनों क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन है, और ये 3 UTR है। और यहाँ पर आपका एक्सॉन है, फिर यहाँ इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है, इंट्रॉन है। तो यहाँ से क्या होगा, जो ब्लू कलर वाला इंट्रॉन है, तो इसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देता है। और फिर एक्सॉन जो रेड कलर के थे, एक्सॉन एक्सॉन से ज्वाइन हो गया, तो आपका ये बन गया आपका, यानी कि टारगेटेड वाला जो आगे बनाएगा। तो इसी के साथ आज का जो है वो टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रेजेंटेशन के लिए। बहुत 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 धन्यवाद सर। आज का प्रेजेंटेशन आपका बहुत ही अच्छा रहा और ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपके इस लेक्चर के लिए हम अपनी तरफ से, पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से, अपनी हेड मैम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर कि आपने इतने जो है अच्छे तरीके से बच्चों को पूरी प्रक्रिया समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही हम हेड मैम का, शेफाली मैम का भी धन्यवाद करते हैं और अपने सभी प्यारे बच्चों का जो इस मीटिंग में बहुत ही तत्परता से जुड़े रहे और उन लोगों ने इस पूरे ही आपके लेक्चर को सुना और उन चीजों को आत्मसात किया। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अनुमति चाहेंगे कि ये मीटिंग को यहीं पर हम लोग क्लोज करें। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू